वैसे तो ये बहुत ही जनरल चैप्टर है, लेकिन फिर तुम्हें भी पता है कि अगर पेपर में तुम कुछ छोड़ के जाते हो तो पेपर तुम्हें ऐसी नजरों से देखता है। माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो। तो फिर यही सोच के चलिए शुरू करते हैं आज की पढ़ाई। I know you don't like me, you wanna fight me. Always on my page, never double tap like. तो सबसे पहली बात, सबसे पहले 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं सब में था ये चैप्टर। तो भाई ऐसी क्या खास बात है इस चैप्टर में? बात यह है कि अर्थ की एज है 4.54 बिलियन ईयर्स पुरानी, सिविलाइजेशन का है 6000 साल और इंडस्ट्रियलाइजेशन का है सिर्फ 200 साल। फिर भी इन 200 सालों में इंसानों ने अर्थ की ऐसी बजाई है कि अर्थ की आटामाजी सटकने वाली है। और बेबी अभी तो सब सही चल रहा है, लेकिन किसी दिन अर्थ को गुस्सा आ गया ना तो इंसान और इंसान का फ्यूचर दोनों नदियों में बह जाएंगे। तो भाई जो तुमने अभी सुना वो इस चैप्टर का क्रक्स है। अगर इसे अपने साथ लेके चलोगे तो मिनट में समझ आएगा, मिनट में याद होगा। और तुम्हें मैंने एक पर्सपेक्टिव भी दे दिया जिससे तुम पेपर में जनरल क्वेश्चंस लिख सकते हो। तो अब चलते हैं बुक की तरफ। शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे एनवायरनमेंट की डेफिनेशन। एनवायरनमेंट की जो डेफिनेशन है वो कहती है एनवायरनमेंट इज डिफाइंड एज द टोटल प्लैनेटरी इनहेरिटेंस एंड टोटलिटी ऑफ ऑल रिसोर्सेज। इसको नॉर्मल हिंदी में बोला जाए तो भाई जितना भी हमें अर्थ से मिला है और जो भी हमें सराउंड करता है वो सब एनवायरनमेंट है। एनवायरनमेंट के दो एलिमेंट्स हैं, एक बायोटिक और एबायोटिक एलिमेंट्स। बायोटिक जो कि जिंदा है, एबायोटिक जो कि मरे हुए हैं। बायोटिक का एग्जाम्पल तुम हो, एबायोटिक का एग्जाम्पल जिस फोन से तुम ये देख रहे हो वो है। हमने एनवायरनमेंट के बारे में जान तो लिया, पर एनवायरनमेंट पे हम इतना स्ट्रेस क्यों दे रहे हैं? एनवायरनमेंट इंपॉर्टेंट क्यों है वो बताएंगे हमें इसके फंक्शंस। तो चलो अब बात करते हैं एनवायरनमेंट के फंक्शंस की। तो सबसे पहला फंक्शन जो एनवायरनमेंट है वो रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है प्रोडक्शन के लिए। आगे पीछे नीचे ऊपर जितनी भी चीज़ें देख रहे हो जो भी बनी है वो किसी धातु से बनी है, किसी मेटल से बनी है, वुड से बनी है, किसी भी चीज़ से बनी है। वो कहाँ से आया? वो सब एनवायरनमेंट से आया। फॉर एग्जाम्पल ये जिस फ़ोन पे तुम देख रहे हो उसके अंदर एक प्रोसेसर है, प्रोसेसर के अंदर गोल्ड है, फ़ोन की स्क्रीन है वो ग्लास की है। ये सारी चीज़ें तुम्हें कहाँ से मिल रही है? एनवायरनमेंट से। जिस फैक्ट्री में ये फ़ोन बना था वो फैक्ट्री की ब्रिक्स कहाँ से आई थी? एनवायरनमेंट से। क्योंकि एनवायरनमेंट का मतलब होता है हर चीज़ जो कि प्लैनेट से मिली है। ग्लास तुम्हें प्लैनेट से मिला है, गोल्ड तुम्हें प्लैनेट से मिला है, ब्रिक्स तुम्हें प्लैनेट से मिली है। तो ये सब एनवायरनमेंट का पार्ट है और एनवायरनमेंट हमें प्रोडक्शन के लिए रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है। अब बात करते हैं एनवायरनमेंट के दूसरे फंक्शन की। एनवायरनमेंट एसिमुलेट्स वेस्ट। इसका मतलब है कि हम जितना भी कूड़ा मचाते हैं वो सारा एनवायरनमेंट अब्जॉर्ब कर लेता है। तो भाई प्रोडक्शन होगी तो कूड़ा भी मचेगा, और कूड़ा मचेगा तो वो एनवायरनमेंट ही डिजोल्व करेगा। अब बात करते हैं एनवायरनमेंट सस्टेन्स लाइफ। ये जो भी तुम जिंदा हो ये खाने की वजह से हो, पीने की वजह से हो, सनलाइट की वजह से हो। घर, कपड़ा, रोटी, मकान सबको चाहिए। और ये सारी चीज़ें आती कहाँ से? ये सारी चीज़ें आती है एनवायरनमेंट से। अब भाई देखो तुम जादू के बेटे तो हो नहीं जो कि सिर्फ सनलाइट पे जिंदा रह लोगे। इसलिए जो भी तुम्हें खाने का चाहिए होता है, पीने का चाहिए होता है, रहने का चाहिए होता है, सब तुम्हें एनवायरनमेंट ही देता है। और एनवायरनमेंट सस्टेन्स लाइफ। अब बात करते हैं एस्थेटिक सर्विसेज की। एस्थेटिक का मतलब होता है सेक्सी या ब्यूटीफुल। और एनवायरनमेंट, अब देखो भाई तुम्हें गोवा वाले बीच पे पार्टी करने क्यों जाना है? गोवा वाले बीच पे रानी आंखें मीच के ठंडी ठंडी बियर पियेंगे दोनों फोटो खींच के। क्योंकि वो जगह सुंदर है। एनवायरनमेंट बहुत ही सुंदर सुंदर जगहें बना रखी हैं जिसकी वजह से बहुत सारी इंडस्ट्रीज भी चलती हैं और इंसान को अच्छा भी लगता है। अब तुम ही बताओ, तुम अपने कमरे के अंदर बैठना चाहोगे या गोवा के बीच पे मजे करना चाहोगे या फिर लद्दाख में माउंटेन व्यू देखना चाहोगे? हमें सबको पता है कि एनवायरनमेंट सुंदर तो है भाई। अब बात करते हैं अगली, कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द एनवायरनमेंट। तो देखो भाई कैरिंग कैपेसिटी का मतलब होता है बर्दाश्त करने की हद। जैसे तुम्हारे माँ बाप बर्दाश्त कर सकते हैं कि तुम टिकटॉक बनाओ, तुम मार्क्स ना लाओ, तुम पबजी खेलो, बट वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे कि तुम ड्रग्स करो या फिर किसी का मर्डर कराओ। तो उसे कहते हैं कैरिंग कैपेसिटी। अब एनवायरनमेंट के केस में दो चीज़ों को रेफर करता है। रिसोर्स एक्सट्रैक्शन शुड रिमेन बिलो द रिसोर्स रीजेनरेशन। कहने का मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम एनवायरनमेंट से रिसोर्सेज निकाले जाए और उन्हें रीजेनरेट करने का टाइम ही ना दें। अब अगली बात करें तो जनरेशन ऑफ वेस्ट शुड बी विद इन द अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ द एनवायरनमेंट। मतलब हम जितना भी वेस्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं वो एनवायरनमेंट अब्जॉर्ब कर पाए। वरना तो तुम देख ही रहे हो भाई गंगा यमुना की क्या हालत हो रखी है, क्योंकि हम ये दोनों चीज़ें ही नहीं कर पा रहे हैं। कैरिंग कैपेसिटी का बैलेंस बिगड़ चुका है और इससे आ गए हैं एनवायरमेंटल क्राइसिस। भाइयों अब बात करते हैं रीजंस फॉर एनवायरमेंटल क्राइसिस के बारे में। तो देखो पहला रीज़न है कि वेस्ट प्रोडक्शन हद ज़्यादा है
और दूसरी बात है एयर पोल्यूशन। अब तुम ही देख लो भाई, दिल्ली के अंदर आके तुम्हें पता नहीं चलेगा कि गैस चैम्बर में हो या दिल्ली में हो। और अगला है रिसोर्स एक्सट्रैक्शन। भाई हम इतने सारे रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं कि एनवायरनमेंट को रीजनरेट करने का टाइम ही नहीं मिल रहा। अगली बात है ओजोन डिप्लीशन। अब ये बात तुम्हें पता ही होगी कि ओजोन डिप्लीशन क्या होता है, बट फिर भी मैं बता देता हूँ। हमारी अर्थ को सराउंड करती है एक ओजोन लेयर, बट वो डिप्लीट हो रही है। डिप्लीट माने खत्म हो रही है क्योंकि हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का यूज़ कर रहे हैं। अगली बात करें तो पॉपुलेशन। देखो इसको तो एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, हर बच्चे का सपना है क्रिकेट टीम बनाने का। तो जब इतनी सारी क्रिकेट टीम्स होंगी तो उनको खिलाने का, सुलाने का, नहलाने का सबका प्रेशर आएगा इन्वायरमेंट पे। अब हम बात करते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ नेगेटिव इन्वायरमेंट। तो जिन जिन को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब नहीं पता, उसका मतलब ये होता है कि एक चीज़ को पाने के लिए तुमने क्या गवा दिया। अब जैसे रिया को प्रपोज करने के लिए उसके भाई से पिटे हो तुम, और तुम्हारी दोस्ती भी टूट गई। हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद। जैसे पबजी खेलने के लिए पढ़ाइयाँ वेस्ट हुई हैं तुम्हारी, तो उसे कहते हो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इन्वायरमेंट के सेंस में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये है कि आज की डेट में देखो तो गाड़ियाँ हैं, घर है, सब कुछ है, बट हमारा इन्वायरमेंट डिग्रेड होता जा रहा है। पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है और नेचुरल रिसोर्सेज पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आ चुका है, जिससे हमारी हेल्थ ख़राब हो रही है और नए नए रिसोर्सेज ढूंढने के लिए हमारे पैसे भी लग रहे हैं। अब अगर कोई तुमसे पूछे कि क्या हमेशा से ही इन्वायरमेंटल क्राइसिस थे, नहीं भाई ऐसा नहीं था। मैंने तुम्हें बताया तो 4.56 बिलियन ईयर्स पुरानी अर्थ, लेकिन इंसान ने 200-300 साल में अर्थ की मतलब लेंटर लगा दिए हैं। तो ये रीसेंट फिनोमिना है। और ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा हुआ है ड्यू टू रिवर्सल ऑफ सप्लाई डिमांड रिलेशनशिप। अब तुम पूछोगे कि सप्लाई डिमांड रिलेशनशिप होता क्या है? तो भाई सप्लाई मतलब जितना एक रिसोर्स है, एक प्रोडक्ट की सप्लाई, और डिमांड जितनी उसकी डिमांड है। ईजी। लेकिन ये कहने का मतलब ये है कि इन पास्ट जब पुराना टाइम था, जब इंसान बंदर था, तो इंसान की कोई डिमांड नहीं थी, तो इन्वायरमेंट उसे प्यार से सप्लाई देता था। अब तुम ही बताओ, जब तुम बंदर थे तो तुम केला खाते थे, पेड़ों पे कूदते थे और मजे करते थे। लेकिन अब तुम्हें एक्सबॉक्स चाहिए, अब तुम्हें प्ले स्टेशन चाहिए। तो भाई इन्वायरमेंट के ऊपर डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। लोगों को गाड़ियाँ चाहिए, घर चाहिए, सब कुछ बेटर चाहिए। पहले के ज़माने में तो भाई लोग अपना खेतों में जाते थे, लड़की पटाते थे और मज़े से रहते थे। लेकिन अब हमारे एम्बिशंस बढ़ गए, जिसकी वजह से इन्वायरमेंट पे आ गया बहुत ज़्यादा प्रेशर। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसका नाम है ग्लोबल वार्मिंग। तो भाई अब बात करते हैं ग्लोबल वार्मिंग की। ग्लोबल वार्मिंग इज द ऑब्जर्व्ड एंड प्रोजेक्टेड इंक्रीज इन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ्स एटमॉस्फेयर एंड ओशंस। During the past century, the atmospheric pressure has risen by 0.6 डिग्री सेल्सियस and sea level has risen by several inches। अर्थात अर्थ होती जा रही है गर्म। तो भाई अब तुम में से कुछ महान लोग और डोनाल्ड ट्रंप के भक्त पूछेंगे कि अगर ग्लोबल वार्मिंग हो भी रही है तो इससे हमें क्या। तो भाई चलो अब तो मैं बताता हूँ मेन इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। कि भाई पोल से आइस मेल्ट हो रही है, इसका मतलब ये है कि साउथ पोल और नॉर्थ पोल दोनों में ही आइस मेल्ट हो रही है, जिससे सेंटा क्लॉज के पास रहने के लिए कोई जगह नहीं बचेगी और बाकी एनिमल्स जो भी पोल्स में रहते हैं उनको थ्रेटन हो रहा है। इससे कोस्टल फ्लडिंग भी बढ़ रही है क्योंकि सी लेवल राइज हो रहा है। अब देखो भाई, सी लेवल तुम्हारे घर की बाल्टी तो है नहीं कि अगर 2-3 इंच बढ़ भी गया तो कुछ नहीं होगा। सी लेवल अगर राइज होगा तो बहुत एरियाज में फ्लड आएंगी और इंसान तबाह हो जाएंगे। अगली बात करते हैं तो हरिकेन्स और ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स और स्ट्रॉन्गर हो जाएंगे क्योंकि हाँ सी लेवल राइज हो रहा है। उसका नेक्स्ट पॉइंट है ट्रॉपिकल डिजीजेस बढ़ जाएंगे क्योंकि वाटर लेवल राइज होगा तो वाटर लॉगिंग होगी, जिससे वाटर बॉर्न डिजीजेस लाइक मलेरिया और चिकनगुनिया बढ़ जाएंगे। और अगली बात, बहुत सारे जानवर एक्सटिंक्ट हो जाएंगे जो पोल्स में रहते हैं सेंटा क्लॉज के साथ। तो भाई चलो अब चलते हैं अगले पॉइंट पे और जान लेते हैं ग्लोबल वार्मिंग हो क्यों रही है। पहला पॉइंट है बर्निंग ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, सोर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड एंड ओजोन। कहने का मतलब ये है कि अगर हम कोल बर्न करेंगे तो ग्रीन हाउस गैसेज प्रोड्यूस होंगी जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, इससे बढ़ेगी ग्लोबल वार्मिंग। तो हाँ भाई, जो तुम्हारे दोस्त लॉन्च में जाके छल्ले बनाते हैं और भैया को कहते हैं भैया कोल लगा दो, कोल लगा दो, ग्लोबल वार्मिंग उन्हीं का करा धरा है। टैलेंटेड तो बहुत ही मैं, 4 छल्ले बना के मुंह से निकालू ऑडियो कर भरोसा। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, डिफॉरेस्टेशन। भाई ये तो तुम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो। अगर भाई डिफॉरेस्टेशन होगा तो प्लांट्स मर जाएंगे, प्लांट्स मर जाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में कोई कन्वर्ट ही नहीं करेगा।
अब बात करते हैं मीथेन गैस रिलीज्ड इन एनिमल वेस्ट। जो भी जानवर खाना खाता है और उसके बाद हगता है, हगने को तुम अपने बेस्ट फ्रेंड के नाम से रिप्लेस कर सकते हो। सर ये तो टट्टी है। थैंक यू। उसमें रिलीज होती है मीथेन गैस, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड की तरह ही एक ग्रीन हाउस गैस है और इससे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब देखो भाई, कैटल बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है। अब कैटल ज़्यादा प्रोड्यूस होगी तो ज़्यादा खाना भी खाएगी। खाना आता है फॉरेस्ट से, जिसकी वजह से हो रही है डिफॉरेस्टेशन। और मीथेन प्रोडक्शन का पॉइंट मैंने तुम्हें अभी अभी समझाया है। अब चलो भाई आगे बढ़ते हैं ओजोन डिप्लीशन की तरफ। ग्लोबल वार्मिंग की तरह ओजोन डिप्लीशन भी एक बहुत बड़ी समस्या है। तो देखो, ओजोन डिप्लीशन रेफर्स टू डिस्ट्रक्शन ऑफ ओजोन इन द ओजोन लेयर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन फ्रॉम मैन मेड क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स एंड अदर फोर्सेस। तो ये मैंने तुम्हें एक पहले पॉइंट में भी एक्सप्लेन किया था, मैं तुम्हें वापस एक्सप्लेन कर देता हूँ। अर्थ के सराउंडिंग में एक ओजोन लेयर है जो कि अर्थ को सन की हार्मफुल यूवी रेस से बचाता है। पर क्योंकि स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर CFC की प्रेजेंस हो रही है, इस वजह से वो ओजोन लेयर खत्म हो रहा है, जिससे सन की हार्मफुल रेस डायरेक्ट अर्थ पे आ रही है। अब बात करते हैं कॉज ऑफ ओजोन डिप्लीशन। जैसे कि मैंने तुम्हें अभी बताया CFC। अब ये CFC क्या है? CFC मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और ये हमें मिलता है एसीज में और रेफ्रिजरेटर्स के अंदर। अब तुम बोलोगे कि हाँ भाई हो रही है ओजोन डिप्लीशन, तो इससे मुझे क्या? तो अब मैं तुम्हें बता देता हूँ मेन इफेक्ट्स ऑफ ओजोन डिप्लीशन। तो देखो भाई, सन की हार्मफुल रेस डायरेक्ट अर्थ पे आ रही है, जिससे लोगों को हो रहा है स्किन कैंसर। उसके अलावा अर्थ के प्लांट्स मरे जा रहे हैं, चाहे वो एक्वेटिक हो चाहे वो टेरेस्ट्रियल हो। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो देखो भाई, ओजोन डिप्लीशन जब हुआ तो सारी सरकारें मिलके बैठी और उन्होंने एक प्रोटोकॉल बनाया। इसका नाम है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। इस प्रोटोकॉल के तहत उन्हें 2013 तक सारा CFC का यूज़ ख़त्म करना था। इंडिया ने भी 1992 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन किया और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को काफ़ी हद तक सक्सेस भी मिली, जिससे हमारी ओजोन लेयर वापस रिकवर हो रही है। अब बात कर लेते हैं भाई स्टेट ऑफ इंडियन एनवायरनमेंट। देखो, इंडिया के पास हमेशा से नेचुरल रिसोर्सेज की अबंडेंस रही है। रिच क्वालिटी ऑफ सॉइल, हंड्रेड्स ऑफ रिवर्स और लश ग्रीन फॉरेस्ट भी रहे हैं इंडिया के अंदर। और ये सब तुमने अपने बचपन में ज्योग्राफी में भी पढ़ा होगा, और ये काफ़ी जनरल भी है। तो मैं अब तुम्हें इसके पॉइंट्स एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहला पॉइंट ये बता रहा है कि इंडिया के पास डेक्कन प्लेट्यू में ब्लैक सॉइल है, जो कि कल्टीवेशन ऑफ कॉटन के लिए बहुत ही मस्त है। और जो इंडो गैगेंटिक प्लेन्स हैं, जो कि अरेबियन सी से बे ऑफ बंगाल तक है, वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल हैं और इंटेंसली कल्टिवेटेड है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन भी रहती है। अगला पॉइंट बताते हैं इंडिया के फॉरेस्ट के बारे में, जो कि अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन फिर भी एक ग्रीन कवर प्रोवाइड कर देते हैं मेजॉरिटी ऑफ इंडियाज़ पॉपुलेशन के लिए। और इंडिया के अंदर बहुत सारा आयरन और कोल और नेचुरल गैस भी मिलता है। इंडिया में अकेले 20% पूरी दुनिया के आयरन ओर्स हैं। फिर भी इंडिया के अंदर जो डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ हुई हैं, उन्होंने इंडिया के एनवायरनमेंट की वाट लगा के रख दी है। और इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो इंडिया की इन्वायरमेंट प्रॉब्लम्स हैं, उसको इंटायरली एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी पे ब्लेम नहीं किया जा सकता। जैसे ऐसा नहीं कहा जा सकता कि जो गरीब लोग हैं वो अपनी भैंस बकरियों को खाना चराते हैं इसलिए वो हो रहा है, या ऐसा नहीं कहा जा सकता कि जो अमीर लोग हैं वो बहुत ज़्यादा डिमांड करते हैं इसलिए हो रहा है। तो इस सिचुएशन को कहा जा रहा है डाइकोटॉमी, कि मतलब जो पुअर लोग हैं वो भी इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, क्योंकि वो अपनी बैल बकरियों को खुला छोड़ देते हैं, फॉरेस्ट्स को इंक्रोच करते हैं। और जो कि अमीर लोग हैं वो भी इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, क्योंकि उनकी डिमांड्स ही ख़त्म नहीं होती। तो भाई अब यहाँ पे तुम्हारी वीडियो का आधा पार्ट ख़त्म होता है, यानी तुम्हारा आधा चैप्टर ख़त्म हो गया है। तुम्हें लग रहा हो कि भाई ये तो बहुत ही छोटी सी वीडियो थी, लेकिन हाँ, मैंने तुम्हें आधा चैप्टर ख़त्म करा दिया। मैंने तुम्हें बुक से 6 पेजेस पढ़वा दिए हैं। अब तुमने इस चैप्टर को कहानी की तरह समझ तो लिया, लेकिन अगर तुम चाहते हो कि ये चैप्टर जो तुमने आज समझा है ये तुम्हें बोर्ड्स तक याद रहे, तो सबसे पहले तो इसकी अगली वीडियो देख लो जाके। ऐसा मत सोचना कि बाद में देखोगे, जल्दी से जाके देख लो अभी के अभी। तुम्हारा एक चैप्टर खत्म हो जाएगा, तुम्हारे सिलेबस से तुम्हारा बोझा खत्म हो जाएगा। और उसके बाद डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है वहां से जाके तुम इसकी मेमोरी टेक्निक्स खरीदो, इसके नोट्स खरीदो और इसका क्वेश्चन बैंक खरीदो। क्योंकि ये चैप्टर मैंने तुम्हें एक्सप्लेन तो अच्छे से कर दिया, लेकिन पेपर में तो तुम्हें लिखना ही पड़ेगा इंग्लिश के अंदर। तो अभी जाओ डिस्क्रिप्शन के अंदर और उस लिंक पे क्लिक करके अपने नोट्स वगैरह जल्दी से खरीद लो, ताकि तुम इस बारी बोर्ड में अच्छे मार्क्स ला सको और मेरा और अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सको, वो भी सिर्फ 59 रुपीज़ में।